हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट बाय एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट टीचर के साथ। इस चैनल पे आपको किसी भी बुक, कोई भी बुक आप ले लो, ठीक है, उसका आपको बिल्कुल फ्री ऑनलाइन सोल्यूशन मिलता है। चाहे वो आपका एनसीईआरटी बुक हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, या किसी भी फेमस ऑथर की बुक ले लो आप, ठीक है, उसका बिल्कुल आपको फ्री यहां पर वीडियोस देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा यहां पर कि आपने 2-3 वीडियोस देखे उसके बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है इस पे, ठीक है। चलें, तो आज अपन शुरू करेंगे यहां पर आपके वेव ऑप्टिक्स का क्विक रिवीजन, और उसमें हम बात करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें हमने देखा था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? इसको हम लोग क्विकली रिवाइज करने वाले हैं आपके एग्जाम्पलर पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो इसके बाद आपसे एग्जाम्पलर क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे, ठीक है। तो शुरू करें अपन, चलें, ध्यान देना आप लोग। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिल्कुल ध्यान से समझना। यह टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, आपको समझना पड़ेगा दिमाग लगा के, ठीक है, तब मजा आएगा। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो हम कहते हैं द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट वेव बाय द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल या थ्रू अपर्चर, ठीक है, इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मेरी बात को सुनना ध्यान से, ठीक है। अगर किसी ऑब्स्टिकल से लाइट वेव, किसी ऑब्स्टिकल के कॉर्नर से लाइट वेव टकरा के अगर वो बेंड हो रही है, तो उस फिनोमिना को कहते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर बेंडिंग तो रिफ्रैक्शन में भी होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है, यहां पर मीडियम चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका ऑब्स्टिकल है, ये मैंने रॉड मान लिया, ठीक है। अब देखो लाइट यहां से आ रही है कि नहीं? अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। जैसी लाइट इस कॉर्नर को टकराएगी, ठीक है, इसकी बेंडिंग हो जाएगी, इसकी बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो कॉर्नर से टकराने के बाद लाइट वेव की बेंडिंग हो रही है, इसी फिनोमिना को कहते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है कि नहीं? अब मेरी बात को सुनना ध्यान से यहां पर, ठीक है। देखो, अगर मैं आपसे कहूं यहां पर, यह देखो, ये आपका मान लो ऑब्स्टिकल है, ये ऑब्स्टिकल है, ये स्क्रीन है, ठीक है। अब अगर मान लो यहां पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, ठीक है। अब बताओ, ये जो आपका ऑब्स्टिकल है, इसके इतने पोर्शन में, इतने पोर्शन में लाइट नहीं आनी चाहिए, है कि नहीं? मतलब इतना जो आपका एरिया है स्क्रीन का, ठीक है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है बाय द ऑब्स्टिकल। मतलब इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? शैडो रीजन बोलेंगे हम लोग। लेकिन प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि इस शैडो रीजन में भी कुछ लाइट की इंटेंसिटी देखी गई, ठीक है। तो आप बताओ, देखा जाए तो ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट इसमें तो नहीं पहुंचेंगी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली यहां पर क्या देखा गया कि लाइट यहां पर पहुंच रही है, तो जरूर यहां पर लाइट टकराई होगी और ऐसे बेंड हुई होगी, है कि नहीं? आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है। तो आप बताओ, ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट वेव, जो लाइट है वो शैडो रीजन में रीच कर रही है ना, है कि नहीं? आप देखो यहां पर, इधर देखो डायग्राम में, इसे देखिए आप लोग, ये आपका ऑब्स्टिकल है, ये आपका स्क्रीन है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। अब देखो, यहां से लाइट निकली, ये उसका पाथ है, यहां से देखो ये लाइट, ये उसका पाथ है। मतलब देखा जाए तो यहां से लेके यहां तक लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए, इसके बाद लाइट होगी, इसके बाद लाइट होगी, लेकिन इनके बीच में लाइट नहीं होनी चाहिए।
मतलब ये शैडो रीजन होगा ना, यहां से लेके यहां तक, है कि नहीं? लेकिन फिर भी इसके बीच में थोड़ी बहुत लाइट देखी गई, तो यहां पर जरूर लाइट वेव की बेंडिंग हुई होगी, है कि नहीं? तुम देखो यहां पर ध्यान से, ये देखो, ये लाइट है, यहां से टकरा के हल्की सी बेंड हो गई है, देखो डॉटेड लाइन। तो आप बताओ, यहां पर सम लाइट देखने को मिला ना, ठीक है? सिमिलरली देखो, यहां पर भी लाइट टकराई और ये देखो, ये डॉटेड वाला ऐसे बेंड हो गई है, तो इतने रीजन में भी कुछ लाइट दिखी अपन को। आ रही है बात समझ में? ठीक है, मतलब कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल से टकरा के लाइट वेव की बेंडिंग हो जाती है और उस बेंडिंग की वजह से लाइट पहुंच जाती है शैडो रीजन में भी, है ना? तो इस फिनोमिना को कहते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मैंने आपको बताया तरीका डिफ्रैक्शन का, ऑब्स्टेकल के थ्रू, उसके कॉर्नर से टकरा के। अब मेरी बात को सुनना, यहां पर डिफ्रैक्शन अपर्चर के थ्रू भी होता है। अपर्चर का मतलब एक ओपनिंग के थ्रू, ठीक है? यहां देखो ध्यान से, इधर देखो, ये देखो, ये आपका एक अपर्चर है, अपर्चर का मतलब ओपनिंग, ठीक है? अब देखो, ये आपका यहां पर स्मॉल ओपनिंग है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है? अब देखो, लाइट वेव इसके अंदर से जाएगी, है कि नहीं? इसका मतलब ये देखो ध्यान से, ये लाइट का पाथ, ये लाइट का पाथ, मतलब इतने रीजन में लाइट होगा सिर्फ, इसके ऊपर लाइट नहीं होना चाहिए, इसके नीचे लाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग तो इतना सा है ना आपका यहां पर, ठीक है? मतलब इसके ऊपर शैडो रीजन है, इसके नीचे भी शैडो रीजन है, ठीक है? लेकिन इस शैडो रीजन में भी थोड़ी बहुत लाइट देखी गई, इस शैडो रीजन में भी थोड़ी बहुत लाइट देखी गई, है कि नहीं? इसका मतलब वहां पर लाइट बेंड होके पहुंच रही होगी। तो ये देखो ध्यान से, लाइट का पास सीधा है, देखो यहां से डॉटेड लाइन देखो, ये बेंड होके पहुंची है यहां पर, तो यहां पर कुछ लाइट ऑब्जर्व हुई इतने एरिया में। सिमिलरली यहां से भी लाइट टकरा के ऐसे बेंड हुई, तो यहां पर भी आपको लाइट दिखी, है कि नहीं? ठीक है, मतलब यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई लाइट वेव किसी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से या किसी अपर्चर के कॉर्नर से टकरा करके बेंड होती है, ठीक है, तो उस फिनोमिना को कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? एंड ड्यू टू डिफ्रैक्शन आपका जो लाइट वेव है वो उस रीजन में पहुंच जाती है जो शैडो रीजन है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये होता है आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात को सुनना, यहां पर पॉइंट है, ठीक है? देखो ध्यान से, यहां पर आप जरा स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोलता है? डिफ्रैक्शन पैटर्न इज मोर प्रोनाउंस्ड इफ साइज ऑफ अपर्चर इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ज्यादा अच्छा ऑब्जर्व होता है अगर अपर्चर का साइज, मतलब ओपनिंग का साइज, वेवलेंथ के करीब में हो। मतलब बहुत स्मॉल ओपनिंग अगर होगी ना तो डिफ्रैक्शन अच्छा ऑब्जर्व होगा, ठीक है? ऐसा क्यों? मेरी बात को सुनना ध्यान से, ठीक है? वैसे यहां पर डायग्राम बना हुआ है, लेकिन पहले मेरी बात को सुनो, ठीक है, ध्यान से। अगर मान लो ज्यादा ओपनिंग है, ठीक है, बड़ा ओपनिंग है, साइज अच्छा खासा है उस अपर्चर का, ठीक है? जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो मैक्सिमम लाइट सीधे निकलेगी ना, नो डाउट। कॉर्नर से लाइट टकरा करके पहुंचेगी शैडो रीजन में, नो डाउट, ठीक है? लेकिन यहां पर जो सीधे जाने वाली लाइट है वो ज्यादा इंटेंसिटी की होगी ना, तो वहां पर डिफ्रैक्शन हुआ है, लेकिन वो डिफ्रैक्शन अच्छे से ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो डायरेक्ट लाइट फॉल हो रही है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। मतलब जो डायरेक्ट लाइट फॉल हो रही है वो डोमिनेटिंग है ओवर द डिफ्रैक्टेड लाइट, तो आपको वहां पर डिफ्रैक्शन पैटर्न अच्छे से विजिबल
नहीं होगा, है कि नहीं? आप देखो यहां पर ध्यान से, देखो यहां पर ओपनिंग अच्छी खासी है, ठीक है? तो यहां पर जो सीधे लाइट जाएगी वो ज्यादा इंटेंसिटी की होगी एज कंपेयर टू डिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक है कि नहीं है? तो यहां पर आपका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो अच्छे से विजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर तुम उसका साइज कम कर देते हो, कम, ठीक है, एकदम कम कर दिया तुमने साइज उसका, तो आप बताओ जो सीधे लाइट जाने वाली है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और डिफ्रैक्शन तो उतना ही होना है। मतलब जब साइज तुमने अपर्चर का बहुत कम कर दिया, मतलब कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो उस केस में आपका जो सीधे जाने वाली जो लाइट है वो लेस डोमिनेटिंग हो जाएगी ना, मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी। तो उस केस में जो डिफ्रैक्शन की वजह से लाइट की जो इंटेंसिटी आएगी वो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर पाओगे, बोलोगे हां यहां पर डिफ्रैक्शन के थ्रू लाइट आई है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बहुत जब नैरो ओपनिंग होती है तो ज्यादा डिफ्रैक्टेड वेव्स अपने को ऑब्जर्व होते हैं, है कि नहीं? क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहां पर सीधे जाने वाली जो लाइट है वो ना के बराबर होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो याद रखना आप लोग हमेशा कि डिफ्रैक्शन पैटर्न ज्यादा प्रोनाउंस होता है अगर साइज ऑफ अपर्चर, या इसे हम स्लिट भी बोलते हैं, वो बहुत छोटा है, मतलब कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी पूरे इंट्रोडक्शन की ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम देखेंगे यहां पर आपका टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, मतलब डिफ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? तो दो टाइप्स के होते हैं डिफ्रैक्शन, एक होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो मेरी बात को सुनना, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होता है? आओ जरा डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन सोर्स और स्क्रीन और बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्स्टेकल और अपर्चर, देन डिफ्रैक्शन कॉल्ड एज फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। मतलब आपका सोर्स जहां से लाइट निकल रही है, ठीक है, या स्क्रीन, या दोनों अगर एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हैं ऑब्स्टेकल से, तो उस केस में जो डिफ्रैक्शन होगा उसे हम कहेंगे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। ठीक है, मैंने क्या बोला? ये ऑब्स्टेकल है, ये मान लो सोर्स है, तो आप बताओ सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है ना, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है, या फिर जो स्क्रीन है वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हो ऑब्स्टेकल के, ठीक है, या फिर दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे हो ऑब्स्टेकल के, ठीक है, तो उस केस में जो डिफ्रैक्शन होगा लाइट वेव का उसे हम कहते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, और वहीं अगर आपका सोर्स और आपका स्क्रीन दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो ऑब्स्टेकल से, तो हम कहते हैं वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता है। मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब दोनों बहुत दूर हैं, लाइट का सोर्स भी बहुत दूर है, मतलब वहां से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी, और स्क्रीन भी बहुत दूर है, ठीक है, तो उस केस में जो डिफ्रैक्शन होगा उसे हम कहेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, लेकिन हमें जो कैलकुलेशन वगैरह करनी है ना, उसमें हम लोग फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन की ही बात करते हैं, जिसमें आपका स्क्रीन या फिर सोर्स या फिर दोनों एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो फ्रॉनहोफर जो मैंने बताया वो यहां पर देख लो, व्हेन सोर्स एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टेकल और अपर्चर, देन डिफ्रैक्शन कॉल्ड एज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इज इट क्लियर? तो ये था आपका टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, और अब हम मूव करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन के मैक्सिमम चांसेस आने की, दैट इज डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। ठीक है, चलें बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखना। डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, ठीक है, मतलब हम लोगों ने देखा था इंटरफेरेंस में डबल स्लिट, यहां पर हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। ठीक है, अब मैं यहां पर कुछ कहना चाहूंगा आपसे, अगर आपको डिफ्रैक्शन को डिटेल में समझना है, ठीक है, तो इंटरफेरेंस आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है, तो ही आपको यह टॉपिक समझ में आएगा। क्लियर है? चलें अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर
सिंगल स्लिट, ये देखो, ये आपको दिख रहा है सिंगल स्लिट, ये एक स्लिट है। वैसे तो ये बहुत छोटी होती है ना, अपर्चर है ये बेसिकली, तो ये बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहां पर कैलकुलेशन है तो हमने यहां पर मैग्नीफाई करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका सिंगल स्लिट, ठीक है। चलो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर ये है आपका सोर्स ऑफ लाइट, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, जो लाइट वेव आएगी सोर्स से उसको क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया, ठीक है। तो इस स्लिट पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल हो रही है कि नहीं, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, आप बताओ, ये जो अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट है तो यहां पर वेव फ्रंट कैसी होंगी, यहां पर वेव फ्रंट होंगी प्लेनर। तो मान लो ये है आपका एक वेव फ्रंट, ठीक है, ये है आपका वेव फ्रंट। अच्छा ये देखो यहां पर गिवन है ये प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, तो मैंने यहां पर बना लिया इसको WW डैश, ये आपका है प्लेन वेव फ्रंट, है कि नहीं, ठीक है। इसका सिर्फ साइड व्यू दिया है हमने, ये है आपका बिल्कुल एक सरफेस, ठीक है। नाउ अब देखो, जैसी लाइट वेव यहां पर फॉल होंगी, मतलब आपका एक वेव फ्रंट फॉल हुआ इसके ऊपर, मतलब ये वाला भी आप एक वेव फ्रंट मान सकते हो ना, वेव फ्रंट, है कि नहीं, ठीक है। चलो अब मेरी बात को सुनो, हाइगन ने क्या कहा था कि किसी भी वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नए सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह बिहेव करेगा, मतलब इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, मतलब हर पॉइंट का अपना एक वेव फ्रंट होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो ओके, तो हाइगन के हिसाब से अगर डिफ्रैक्शन में थ्योरी देखें, ठीक है, तो उन्होंने यह कहा था कि किसी भी गिवन वेव फ्रंट का कोई भी पॉइंट हो वो एक फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और वो जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा, मतलब वो जो वेव प्रोड्यूस करेगा, कॉल्ड एज डिफ्रैक्टेड वेव, है कि नहीं। मतलब जो पॉइंट्स न्यू सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, वो जो आपका लाइट वेव एमिट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्टेड वेव, उनकी ये थ्योरी थी, ठीक है। मतलब देखो यहां से ये लाइट जा रही है, यहां से देखो ये लाइट जा रही है, तो ये जो आपके लाइट वेव्स हैं ये इन पॉइंट से जा रही है ना, जो फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं वहां से लाइट जा रही है, तो इस लाइट वेव को क्या कहा गया, डिफ्रैक्टेड वेव कहा गया, हाँ है ना, ठीक है। चलो अब मेरी बात को सुनना, मतलब ये जो आपके रेस दिख रहे हैं, ये जो आपके लाइट वेव्स हैं, वो क्या है, डिफ्रैक्टेड वेव्स हैं, ठीक है। अब देखो ये डिफ्रैक्टेड वेव्स यहां पर जाकर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ठीक है, मतलब ये है आपका स्क्रीन, मतलब इस पॉइंट पे डिफ्रैक्टेड वेव जाके मीट कर रही है, मतलब इस पॉइंट पे क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा, वो डिपेंड करेगा ना कि ये जो डिफ्रैक्टेड वेव्स हैं उसका इंटरफेरेंस कैसा हुआ है कि नहीं, कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में हुआ है कि डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा बनेगा, ठीक है कि नहीं है। चलें अभी मेरी बात को सुनना ध्यान से आप लोग, यहां देखो ये जो आपका स्क्रीन का सेंटर पॉइंट है O, ठीक है, यहां पर देखो आप, ये आपका लाइट, ये आपका लाइट, यहां पर ये डिफ्रैक्शन होकर के मान लो ये देखो ये बेंड हो रही है, तो आप बताओ इस पॉइंट पे यहां से जो लाइट वेव है, यहां से जो लाइट वेव है, दोनों में पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। तो आप बताओ इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस 0 है, मतलब ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमा कहलाएगा, है कि नहीं। तो हम कहते हैं जो सेंटर ऑफ स्क्रीन है, ठीक है, वहां पर क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है कि नहीं। सो दिस इज अ पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इज इट क्लियर, ठीक है। अब इस सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर क्या बनेंगे, मिनिमा और मैक्सिमास बनेंगे,
है कि नहीं? इसके नीचे भी क्या बनेंगे? मैक्सिमाज और मिनिमाज बनेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन सा पोजीशन पे मैक्सिमा बनेगा, किस पोजीशन पे मिनिमा बनेगा, इनकी बात करनी है अपन को। ठीक है, चलो आओ, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां देखो ध्यान से, मैंने एक रैंडम पॉइंट P चूज किया यहां पर, विच इज एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम दिस सेंटर। ठीक है, और मैंने यह माना कि इस पॉइंट पे यहां से जो लाइट वेव आ रही है, जिसे हम डिफ्रैक्टेड वेव बोलते हैं, ठीक है, वो आके मीट कर रही है यहां पर। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट P है, ये पोजीशन किसका होगा? मिनिमा का होगा कि मैक्सिमा का होगा? वो डिपेंड करेगा कि पाथ डिफरेंस इसमें और इसमें कितना है कि नहीं? तो चलो देखते हैं पाथ डिफरेंस होगा कितना यहां पर इन दोनों लाइट वेव में। ठीक है, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखो, आप बताओ, ये जो डिफ्रैक्टेड वेव है और ये जो डिफ्रैक्टेड वेव है, मतलब स्लिट के जो एंड में जो दो डिफ्रैक्टेड वेव हैं, इनमें पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये जो लाइट वेव लिया है आपने, डिफ्रैक्टेड वेव, ये आपस में पैरेलल है कि नहीं? देखो, तो यहां पर ये पैरेलल है, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल के साथ वो सेम एंगल बनाएंगे, थीटा, है कि नहीं? ठीक है, तो आप बताओ, इस डिफ्रैक्टेड वेव पे अगर तुम्हें वेव फ्रंट बनाना है, तो तुम्हारा वेव फ्रंट ऐसा होगा ना, ये वाला देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप ऐसा, क्योंकि वेव फ्रंट पे रे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, बोलो हां है ना? ठीक है, तो आप बताओ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, लाइट एक साथ पहुंची होगी, है कि नहीं? मतलब अगर मैं यहां से लेके यहां की बात करूं, तो इतने का पाथ डिफरेंस होगा ना, है कि नहीं? ठीक है, आप बताओ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम ये मानेंगे ना कि लाइट वेव एक साथ निकली है। ठीक है, इसका मतलब यहां से और यहां से अगर हम बात करें, तो दोनों में पाथ डिफरेंस इस bn का है। ठीक है, तो लाइट वेव स्टार्टिंग फ्रॉम A and light wave starting from B have path difference which is equal to what? This Bn. ठीक है, तो इतने का पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा इसमें, तो मुझे इस Bn की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो हम निकालेंगे सिंपल आपके ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे, आप बताओ, मैं इसको यहां पर बनाता हूं, ये देखो, ये 90 डिग्री है, ये है आपका A, ये आपका B और ये आपका N। तो यहां पर पाथ डिफरेंस कितना एग्जिस्ट कर रहा है? Bn। ये एंगल होगा थीटा। ठीक है भाई, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? थीटा होगा। ठीक है, कैसे होगा? इसके लिए आप यहां पर ध्यान दें, इधर देखें, आप बताओ, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो आप बताओ, ये पूरा 90 है, ये देखो, ये वाला भी 90 है, जिसमें से ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला कितना बचेगा? थीटा बचेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? थीटा। नाउ अब देखो ध्यान से, यहां पर पाथ डिफरेंस Bn है, तो कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से, ये जो आपका साइज ऑफ स्लिट है, उसे क्या मान लो आप? A इज साइज ऑफ स्लिट। ठीक है, ओके, तो ये आपका जो Bn होगा, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाते हो तो साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? दिस Bn अपॉन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहां से Bn की वैल्यू कितनी आ गई? A साइन थीटा आ गई। ठीक है, मतलब याद रखना आप लोग हमेशा कि लाइट वेव फ्रॉम एंड ऑफ द स्लिट में जो पाथ डिफरेंस होता है वो A साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये देखो, ये अगर साइज ऑफ स्लिट है, तो यहां से जो लाइट वेव निकलेगी, यहां से जो लाइट वेव निकलेगी, दोनों में पाथ डिफरेंस कितने का होगा? हमेशा A साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, वेयर A इज साइज ऑफ स्लिट।
इज इट क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर आपको मिनिमा चाहिए, अगर ये पॉइंट पी पहला मिनिमा शो करता है, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी वाला अगर ये पॉइंट है पहला, जिसे कहते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, है ना। सेकेंडरी वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये डिफ्रैक्टेड वेव से यहां पर पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो उससे हम लोग सेकेंडरी, मतलब यहां पर डिफ्रैक्टेड वेव मतलब सेकेंडरी वेव, ये मेन वेव नहीं है, ये सेकेंडरी वेव के कारण यहां पर आपका मिनिमा बन रहा है, तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी मिनिमा। लेकिन ये पहला पोजीशन है सेकेंडरी मिनिमा का, तो हम कहेंगे इट इज फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, मतलब इस सेंट्रल के ऊपर या सेंट्रल के नीचे जो भी चीजें होंगी ना, उसे सेकेंडरी करके हम बात करेंगे, ठीक है। मतलब इसके ऊपर जो भी मिनिमा होंगी उसे हम सेकेंडरी मिनिमा बोलेंगे, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा एंड सो ऑन। ऐसी इसके बाद जो मैक्सिमा होगा उसे भी ऐसे बोलेंगे, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन, ठीक है कि नहीं है? चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये जो आपका पार्ट डिफरेंस है, ठीक है, बिटवीन लाइट वेव, बिटवीन डिफ्रैक्टेड लाइट वेव फ्रॉम ए एंड बी, जो ए साइन थीटा हम बोल रहे हैं, ये ए साइन थीटा कितना होना चाहिए फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा? तो वो होना चाहिए आपका लैम्डा के बराबर, ठीक है। मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर इधर देखो, अगर ये ए साइन थीटा, आप लोग यहां देखें, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, आपका जो पार्ट डिफरेंस है ए साइन थीटा, वो कितना होना चाहिए? लैम्डा के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है आप लोग को यहां पर? अब सुनो, अगर आपका पार्ट डिफरेंस लैम्डा के बराबर है, ठीक है, तो पॉइंट पी पर आपका पहला सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा, और उसके लिए साइन थीटा कितना होना चाहिए? लैम्डा बाय ए। मतलब अगर आपका एंगल ऑफ डिफ्रैक्टेड वेव फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वो अगर उसका साइन थीटा अगर लैम्डा बाय ए के बराबर है, ठीक है, मतलब उसका इंटरफेरेंस से उस पॉइंट पे क्या मिलेगा हमें? फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा, ठीक है। मेरी बात को सुनो ध्यान से आप लोग, अगर आपका डिफ्रैक्टेड एंगल, मतलब ये जो थीटा है, इसका साइन अगर लैम्डा बाय ए के बराबर है, तो इस पॉइंट पी पे आपको क्या मिलेगा? पहला सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है कि नहीं है? तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए एंगल का कंडीशन क्या होगा? लैम्डा बाय ए, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा के लिए क्या होगा कहानी देखो, फॉर सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, आपका यहां पर क्या होगा? ए साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 2 लैम्डा, ठीक है कि नहीं है? मतलब सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा के लिए आपका जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो 2 लैम्डा होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, चलें अब यहां पर देखो, मतलब यहां पर एंगल कितना होना चाहिए उसके लिए? साइन थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा बाय ए, ठीक है कि नहीं है? चलो आप बताओ, यहां पर देख के समझ में आ रहा है ना आपको कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इसमें ये एंगल बड़ा है ना, क्योंकि ये साइन थीटा 2 लैम्डा बाय ए है और ये आपका लैम्डा बाय ए है कि नहीं? ठीक है, अब मेरी बात को सुनो, इधर देखो ध्यान से डायग्राम में, मतलब अगर साइन थीटा लैम्डा बाय ए है तो वहां पर जो डिफ्रैक्शन होगा, मतलब वहां पर जो डिफ्रैक्टेड वेव मिलेंगे वो पहला पोजीशन होगा सेकेंडरी मिनिमा का। अगर आपका साइन थीटा 2 लैम्डा बाय ए है, मतलब और ज्यादा एंगल से अगर वो डिफ्रैक्टेड वेव, मतलब और ज्यादा एंगल से अगर डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो वो जब मिलेंगे
तो वो कौन सा पोजीशन होगा? वो होगा आपका सेकेंडरी मिनिमा का होगा, मतलब और ऊपर बनेगा ना सेकेंडरी मिनिमा, है कि नहीं? ठीक है, एंड सो ऑन करते हुए अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं तो देखो, फॉर nth सेकेंडरी मिनिमा, फॉर nth सेकेंडरी मिनिमा आपका जो a साइन थीटा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, देखो फर्स्ट के लिए कितना 1 लैम्डा, सेकेंड के लिए 2 लैम्डा, एंड थर्ड आपका nth के लिए क्या होना चाहिए? n लैम्डा। तो आप बताओ यहां पर साइन थीटा कितना होना चाहिए? n लैम्डा बाय a, है कि नहीं? ठीक है, तो अगर इतना एंगल हुआ तो उस केस में आपका जो स्क्रीन पे मिनिमा मिलेगा वो nth सेकेंडरी मिनिमा होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये वो एंगल्स हैं, ठीक है, जिन पे आपके मिनिमाज मिलते हैं, ठीक है कि नहीं है? अब हम बात करेंगे आपके मैक्सिमास की। मैक्सिमास के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, ठीक है, और उससे एंगल कितना होना चाहिए ताकि वहां पर मैक्सिमा मिल सके, ठीक है? तो शुरू करें, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। यहां देखो, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा ठीक है, मेरी बात को सुना ध्यान से, जरा डायग्राम पे आओ। अगर हम चाहते हैं कि पॉइंट P पे सेकेंडरी मैक्सिमा मिले, ठीक है, मतलब स्क्रीन पर पहला सेकेंडरी मैक्सिमा मिले, तो उसके लिए एंगल, डिफ्रैक्शन एंगल कितना होना चाहिए, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है? फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आपका डिफ्रैक्शन एंगल कितना होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है? तो उसके लिए पहले आपको पार्ट डिफरेंस देखना होगा कि कितना होना चाहिए फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है? तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखो, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आपका पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, दैट इज a साइन थीटा, ये होना चाहिए 3 लैम्डा बाय 2, ठीक है? अगर आपका पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 है तो उस केस में आप बोलोगे कि वहां पर पहला सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा, ठीक है? तो ये देखो यहां से एंगल कितना आया, साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2a, है कि नहीं? मतलब इतने एंगल से अगर डिफ्रैक्शन होगा तो आपके स्क्रीन पर क्या बनेगा? पहला सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है? अब देखो यहां पर देखिए, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है, आपका यहां पर पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, मतलब a साइन थीटा कितना होना चाहिए, यह होना चाहिए आपका 5 लैम्डा बाय 2, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर आपका साइन थीटा कितना होगा फिर 5 लैम्डा बाय 2a, इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनो, अगर मैं यहां पर जनरलाइज कर दूं फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, देखो, फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा आपका a साइन थीटा कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू व्हाट, आपका 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, है कि नहीं? तो अगर आपको nth सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन चाहिए तो उसके लिए आपका पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 के बराबर। आप देख करके यहां पर वेरीफाई कर सकते हो, n की वैल्यू 1 पुट करो तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 लैम्डा बाय 2 फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा।
यहां पर 2 पुट करो तो ये 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5 लैम्डा बाय 2, ठीक है, फॉर सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, है कि नहीं? ठीक है। नाउ तो यहां पर आपका डिफ्रैक्टेड एंगल कितना होना चाहिए? तो वो होगा आपका 2n + 1 लैम्डा बाय 2a। ये होना चाहिए आपका डिफ्रैक्टेड एंगल फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मेरी बात को सुनो ध्यान से। मतलब आपको बेसिकली यहां पर डिफ्रैक्टेड एंगल देखना है कि डिफ्रैक्टेड एंगल कितना होना चाहिए ताकि उस स्क्रीन पर आपको मिनिमा और मैक्सिमा मिल पाए, ठीक है। और यहां पर सेंटर के ऊपर जो भी होगा मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, वो सेकेंडरी वाला कहलाता है, ठीक है कि नहीं है? क्योंकि वो सेकेंडरी वेव के थ्रू डिफ्रैक्शन हुआ है ना वहां पर, ठीक है कि नहीं है? तो मेरी बात को सुनना ध्यान से यहां पर। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि अगर आपको पोजीशन चाहिए सेकेंडरी मिनिमा का, तो उसके लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? a sin थीटा n लैम्डा के बराबर। मतलब थीटा कितना होना चाहिए आपका? n लैम्डा बाय a के बराबर, है कि नहीं? वहीं अगर आपको सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए चाहिए कंडीशन, तो उसके लिए पार्ट डिफरेंस कितना चाहिए अपने को? a sin थीटा, दैट इज 2n + 1 लैम्डा बाय 2, है कि नहीं? तो वहां पर एंगल कितना होना चाहिए? 2n + 1 लैम्डा बाय 2a, ठीक है। अब n की वैल्यू तुम्हें जो पुट करना है पुट कर लो, ठीक है, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इज इट क्लियर? तो आप लोग पहले ये कॉपी कर लें, फिर ये कॉपी कर लें, ठीक है। चलें, तो यहां पर अपना ये वाला टॉपिक खत्म होता है, दैट इज डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, ठीक है। लेकिन इसमें अभी हम लोग कुछ ग्राफ्स की स्टडी करेंगे और वहां पर हम लोग एंगुलर विड्थ की बात करेंगे, ठीक है कि नहीं है? चलो करते हैं, देखो ध्यान से। ये जो आपका पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा है, जो मैंने अभी आप लोग को समझाया, वो चीज यहां पर पूरा मेंशन है। a sin थीटा लैम्डा, तो sin थीटा लैम्डा बाय a, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा तो आपका 2 लैम्डा बाय a, तो n सेकेंडरी मिनिमा n लैम्डा बाय a, ठीक है। वही जो मैंने समझाया आपको पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम, तो यहां देखो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा 3 लैम्डा बाय 2, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 2a, 5 लैम्डा बाय 2a सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, एंड n सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कितना होगा? 2n + 1 लैम्डा बाय 2a, ठीक है कि नहीं है? चलें, ओके। अब यहां पर मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखना। आप ये बताओ, इंटरफेरेंस में जब हमने YDSC देखा था, ठीक है, वहां पर क्या था? जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस बनती थी सबकी इंटेंसिटी सेम होती थी, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप देखो, जो सेंटर पे आपका मैक्सिमा बनेगा उससे कम इंटेंसिटी होगी किसकी? पहला सेकेंडरी मैक्सिमा की। फिर उससे कम इंटेंसिटी होगी किसकी? आपकी सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा की। फिर उससे कम इंटेंसिटी होगी थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा की, है कि नहीं? तो यहां पर इंटेंसिटीज जो है मैक्सिमास की वो डिक्रीज होती जाती हैं जैसे जैसे आप सेंटर से दूर होते जाते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें। तो ये कहानी होती है यहां पर आपके डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट में, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ ऑफ आपका सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है, एंड एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ ऑफ आपके सेकेंडरी मैक्सिमा की, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा और आपका सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगुलर एंड लीनियर विड्थ की बात करनी है अपन को, ठीक है। तो चलें शुरू करें। चलें, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। अपन को बात करनी है एंगुलर विड्थ की, लेकिन उसके पहले एक ग्राफ को समझ लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा एंगुलर विड्थ कैसे मिला अपन को, ठीक है। सुनना ध्यान से आप लोग। यहां पर ये देखो, ये जो ग्राफ बना है वो बिटवीन इंटेंसिटी एंड आपका पाथ डिफरेंस, वो था ना आपका a sin थीटा, ठीक है, पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव फ्रॉम a एंड b, ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर जो आपका मिड पॉइंट है, ठीक है, मतलब स्क्रीन का जो सेंटर पॉइंट है, वहां पर क्या बना था आपका सेंट्रल मैक्सिमा। तो आप देखें सेंट्रल मैक्सिमा पे जब पाथ डिफरेंस 0 था,
उस केस में इंटेंसिटी क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, नाउ अब देखो, जो पहला सेकेंडरी मिनिमा था वो कितने पार्ट डिफरेंस में मिला था अपन को? लैम्डा पे। तो ये देखो, ये लैम्डा, ठीक है, ये है आपका पहला सेकेंडरी मिनिमा। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ जो दूसरा सेकेंडरी मिनिमा था वो कितने पे था? 2 लैम्डा पे। ये देखो, ये आपका दूसरा मिनिमा। ठीक है, नाउ तीसरा कितने पे? 3 लैम्डा पे, एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ अब आप देखो, जो पहला सेकेंडरी मैक्सिमा था वो कितने मिला था अपने को? 3 लैम्डा बाय 2 पे ना। ठीक है, 3 लैम्डा बाय 2 मतलब कितना? 1.5। ठीक है, 1.5 लैम्डा। तो ये देखो ध्यान से, लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में होगा ना आपका, ये होगा आपका 3 लैम्डा बाय 2। तो यहां पर क्या मिला था अपन को? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहां पर, ये क्या है आपका? सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, वो था आपका 5 लैम्डा बाय 2 पर, मतलब 2.5 लैम्डा पे। ठीक है, तो ये देखो 2.5 लैम्डा मतलब इनके बीच में आएगा। मतलब यहां पर भी आपका सेंट्रल से पहले मिनिमा मिला, फिर मैक्सिमा मिलेगा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, एंड सो ऑन। मतलब ऑल्टरनेट आपके मैक्सिमा मिनिमा मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आप देखो ध्यान से, ये जो आपका पहला सेकेंडरी मैक्सिमा है 3 लैम्डा बाय 2 पे, उसकी इंटेंसिटी देखो इस सेंटर वाले से बहुत कम है ना। ठीक है, अब देखो, जो आपका दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी और कम है कि नहीं? तो मैंने ये कहा था आपसे कि सेंट्रल मैक्सिमा से अगर हम दूर जाते हैं तो सारे मैक्सिमा की इंटेंसिटी डिक्रीज होते जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें, तो ये है आपका ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड पार्ट डिफरेंस। ठीक है, नाउ अब अपन बात करेंगे एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, बस ध्यान से आप लोग सुनना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इसमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो आपका क्वेश्चन में यूज होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, देखो ये आपका है सेंट्रल मैक्सिमा, देखो ये पूरा सेंट्रल मैक्सिमा है, ये मुझे इसका एंगुलर विड्थ निकालना है। तो एंगुलर विड्थ मतलब क्या? इसने कितना एंगल फॉर्म किया है स्लिट के सेंटर पे, इस एंगल को कहते हैं एंगुलर विड्थ। इसे कहते हैं हम लोग एंगुलर विड्थ, है कि नहीं? तो अपन को ये निकालना है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो ध्यान से आप लोग सुनो, अब बताओ क्या मैं इस एंगल को इस थीटा एंगल का डबल लिख सकता हूं? यहां पर ये दोनों एंगल सेम होंगे। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा। ये देखो यहां पर, ये आपका जो एंगुलर विड्थ है वो होगा ट्वाइस ऑफ थीटा, तो ट्वाइस ऑफ थीटा। ठीक है, जिसमें ये थीटा क्या है? एंगल फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। मतलब ये जो थीटा है वो किसके लिए है? पहला सेकेंडरी मिनिमा के लिए। आप ये बताओ, अपन ने देखा था ना कि आपका सेंट्रल मैक्सिमा के बाद क्या बना था? पहला सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, तो उसके लिए जो आपका एंगल थीटा होना चाहिए वो था ना आपका साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए, है कि नहीं? तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये जो आपका थीटा है ये किसके लिए है? पहला सेकेंडरी मिनिमा के लिए है। ठीक है, तो इस एंगल का अगर मैं डबल कर दूं तो एंगुलर विड्थ मिल जाएगा मुझे। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा बाय ए। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, देखो एंगुलर विड्थ होता है 2 थीटा। ठीक है, यहां देखो एंगुलर विड्थ होता है आपका 2 थीटा। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये देखो ये जो थीटा है वो आपका किसके लिए है? पहला सेकेंडरी मिनिमा के लिए है। तो आप बताओ उसमें साइन थीटा कितना होता है? लैम्डा बाय ए। ठीक है,
अब क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है तो हम साइन थीटा को थीटा मान सकते हैं, ठीक है, ये असम्पशंस होती हैं। तो यहां देखो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए मान लेंगे हम। तो आप क्या पुट करेंगे, थीटा की जगह पर लैम्डा बाय ए। तो आप बताओ एंगुलर विड्थ कितनी हो जाएगी यहां पर, दैट इज 2 लैम्डा बाय ए, ठीक है। तो यही लिखा हुआ यहां पर, एंगुलर विड्थ इज 2 लैम्डा बाय ए। इज इट क्लियर? तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसका एंगुलर विड्थ जो होगा वो होगा 2 लैम्डा बाय ए। क्लियर? ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, अब मुझे निकालनी है लीनियर विड्थ। क्या निकालनी है? लीनियर विड्थ। तो मेरी बात को सुनो ध्यान से, इधर देखो, लीनियर विड्थ का मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है अपन को, जिसे कहा गया बीटा नॉट से, है कि नहीं? चलो, मतलब मुझे बीटा नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए सिंपल मैथ्स का एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आप देखो, ये देखो ध्यान से, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, यहां पर ये एंगल है, एंगुलर विड्थ, इसे हम आर्क मान लेंगे, आर्क, है कि नहीं? ठीक है ना। जो यहां पर रेडियस होगा उस रेडियस को हम डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट मानेंगे, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा होता है भाई, ये एंगल बहुत छोटा होता है। तो ये जो आपको टिल्टेड लाइन दिख रही है, इस टिल्टेड डिस्टेंस में और इस डिस्टेंस में ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। तो आप इस रेडियस को डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट मान सकते हो, है कि नहीं? तो यहां पर देखो, ये वाला एंगल है, एक काम करो, इसको अल्फा मान लो, जो हमारा एंगुलर विड्थ था, ठीक है। तो यहां देखो, ये एंगुलर विड्थ क्या हमारा, अल्फा मान लो अभी के लिए। अब बताओ, क्या हम बोल सकते हैं अल्फा इक्वल टू आर्क, आर्क कितना होगा, बीटा नॉट अपॉन रेडियस। अब यहां पर जो रेडियस है उसको हम डी मानेंगे, तो ये हो जाएगा डी। तो यहां पर बीटा नॉट कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू डी, ठीक है। तो आप बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, 2 लैम्डा बाय ए, तो कितना हो गया आपका 2 लैम्डा डी बाय ए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो यही लिखा हुआ यहां पर 2 लैम्डा डी बाय ए। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ। अब हम निकालेंगे, ठीक है, आपका जो सेकेंडरी मैक्सिमा था, सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है, उसका एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ क्या होगा, ठीक है। करें, चलें, पहले इसको आप लोग नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, अब यहां पर ध्यान देना आप लोग, एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो पहले मैं यहां पर डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं देखो ध्यान से, ये आपका है यहां पर मान लो स्क्रीन, ये क्या था आपका, ये मैक्सिमा का था, ये आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। सेम यहां पर भी होगा, ठीक है। तो यहां देखो ध्यान से, ये है आपका मिड पॉइंट ऑफ स्लिट, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, मुझे निकालनी है सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ, मतलब इसकी विड्थ, इसकी विड्थ, इसकी निकालनी है ना अपन को, ठीक है। तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, अगर मुझे इसकी विड्थ निकालनी है, इसकी मतलब पहला सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ निकालनी है, ठीक है। तो देखो यहां पर ध्यान से, ये आपका पहला सेकेंडरी मिनिमा है, यहां पर यह एंगल थीटा होता था ना, थीटा। अभी मैं एक काम करता हूं, इसको थीटा 1 मान लेता हूं, मान लो, ठीक है। चलो, अब ये जो दूसरा सेकेंडरी मिनिमा है, इसका जो एंगल है
इसे क्या मान लेता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल के साथ θ2 मान लेता हूं मैं। ठीक है, अब बताओ जो एंगुलर विड्थ होगा सेकेंडरी मैक्सिमा का, वो ये वाला एंगल होगा ना, ये वाला एंगल है कि नहीं। देखो मतलब इस सेकेंडरी मैक्सिमा ने कितना एंगल फॉर्म किया है इस पॉइंट पर, तो ये वाला एंगल फॉर्म किया है ना उसने, ठीक है कि नहीं है। तो यहां पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो निकालते हैं, ध्यान देना बस आप लोग। यहां पर देखिए, यहां पर आप लोग, मुझे अगर ये एंगल निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि θ2 में से अगर θ1 माइनस कर दें तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको अल्फा डैश मान लेते हैं। अपन ने अल्फा माना था एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो यहां पर अल्फा डैश मान लेते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, चलो अब ध्यान देना आप लोग, यहां देखो, अल्फा डैश इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताओ θ2 किसके लिए था, देखो θ2 किसके लिए है, दूसरा सेकेंडरी मिनिमा के लिए, और दूसरा सेकेंडरी मिनिमा के लिए एंगल कितना था आपका, दैट इज 2 लैम्डा बाय ए, है कि नहीं। ये साइन थीटा था आपका 2 लैम्डा बाय ए, लेकिन उसको मैंने थीटा मान लिया क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा को आप थीटा मान सकते हो। ठीक है, तो चलो, तो आपका सेकेंडरी मिनिमा के लिए आपका थीटा कितना होता है, 2 लैम्डा बाय ए, और फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए कितना था एंगल, लैम्डा बाय ए। तो जब आप इनको सबट्रैक्ट करोगे तो लैम्डा बाय ए आएगा, मतलब एंगुलर विड्थ कितना होगा आपका सेकेंडरी मैक्सिमा का, लैम्डा बाय ए, है कि नहीं। ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना, यहां पर नोट करने वाली बात। ठीक है, देखो अगर तुम दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमा का निकालोगे विड्थ, ठीक है, मान लो तुम इसका विड्थ निकालना चाह रहे हो, एंगुलर विड्थ ये वाला, तो क्या करोगे तुम, यहां से लेके यहां तक का एंगल क्या होगा, θ3 होगा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा का होगा ये। ठीक है, और फिर यहां से लेके यहां तक एंगल कितना है, ये θ2 है, ये है सेकेंडरी मिनिमा का। तो θ3 में से θ2 माइनस करोगे तो ये वाला मिलेगा, और θ3 कितना होगा, 3 लैम्डा बाय ए, θ2 कितना होगा, 2 लैम्डा बाय ए। तो जब उनको सबट्रैक्ट करोगे तो लैम्डा बाय ए ही आएगा ना। इसका मतलब कि आपका जो सेकेंडरी मैक्सिमा है, चाहे वो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा हो, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा हो, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा हो, हर एक की एंगुलर विड्थ सेम होती है, दैट इज लैम्डा बाय ए। इज इट क्लियर। ठीक है, चलें, तो अब हम बात करेंगे उसका लीनियर विड्थ। ये हमने देखा अभी एंगुलर विड्थ, अब बात करेंगे लीनियर विड्थ की। देखो ध्यान से, तो मैं इसको हटाता हूं। ठीक है, अब ध्यान देना, मुझे निकालनी है इसकी लीनियर विड्थ। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा। ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये जो आपका लीनियर विड्थ है मुझे ये निकालना है। तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इस्तेमाल कर लो। तो आप बताओ, ये आपका थीटा कितना है, यहां पर अल्फा डैश है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं अल्फा डैश इक्वल टू आर्क दैट इज बीटा अपॉन रेडियस। रेडियस यहां पर जो होगा वो डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट ही होगा ना, दैट इज कैपिटल डी। तो यहां देखो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा डैश इंटू डी। अल्फा डैश कितना है, लैम्डा बाय ए इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका लीनियर विड्थ ऑफ आपका सेकेंडरी मैक्सिमा का, है कि नहीं। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो, जो आपका लीनियर विड्थ था सेंट्रल मैक्सिमा का, वो कितना था आपका, 2 लैम्डा डी बाय ए था, है कि नहीं, वो बीटा नॉट था, और ये है आपका लैम्डा डी बाय ए। इसका मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ है वो इसका ट्वाइस है ना। ठीक है, तो हम कहेंगे यहां पर बीटा नॉट इज डबल ऑफ बीटा, है कि नहीं। मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी विड्थ ज्यादा होती है कि नहीं, लेकिन उसके बाद जो मैक्सिमाज होते हैं ना, उन सबकी विड्थ सेम होती है। ठीक है, और रिलेशन क्या होता है कि सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ
डबल होता है एज कंपेयर टू बाकी के मैक्सिमा के विड्थ से। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका एंगुलर विड्थ ऑफ एंड लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा की, है कि नहीं? ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। ये पूरा एक्सप्रेशन आप लोग को यहां पर लिखा हुआ मिलेगा, जो मैंने डेरिवेशन किया है वो यहां पर पूरा प्रॉपरली मेंशन भी है कि नहीं? तो आपने नोट कर ही लिया है, तो आगे बढ़ सकते हैं अपन। ठीक है, चलो ओके, अब मेरी बात को सुनना। अब हम बात करेंगे यहां पर एक डिस्टेंस होता है जिसे हम कहते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस। ठीक है, फ्रेस्नेल डिस्टेंस। अब ये फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, मेरी बात को सुनना ध्यान से। देखो, जब लाइट की बेंडिंग शुरू होती है तो हम बेंडिंग ऑफ लाइट बाय द ऑब्स्टिकल, बाय द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन सुनना ध्यान से, जब लाइट की बेंडिंग शुरू होती है ना तो एकदम से वो नोटिसेबल नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लो यहां से बेंडिंग शुरू हो गई है, बेंडिंग शुरू हो गई है, लेकिन ये नोटिसेबल नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद अब लगता है हां डिफ्रैक्ट हो गई है। मतलब डिफ्रैक्शन, बेंडिंग तो हो गई है, डेविएशन शुरू हो चुकी है, लेकिन वो नोटिसेबल नहीं है। ठीक है, तो डेविएशन नोटिसेबल होने के लिए लाइट को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, तब जाके नोटिस होती है। ठीक है, मेरी बात को सुनना ध्यान से। जैसे मान लो ये आपका स्ट्रेट पाथ है लाइट वेव का, मान लो यहां से डिफ्रैक्शन शुरू हो गया है, बेंडिंग शुरू हो गई यहां से। ठीक है, मतलब डेविएशन शुरू हो चुका है, लेकिन नोटिसेबल नहीं है। ये देखो, नोटिसेबल नहीं है, डिफ्रैक्शन हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। यस, यहां से दिख रहा है मुझे कि हां डेविएशन शुरू हो चुका है, मतलब यहां से वो डिफ्रैक्शन नोटिसेबल है, मतलब यहां से डिफ्रैक्शन सिग्निफिकेंट हो गया है। तो ये जो उसने मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया है जिसमें आपका डिफ्रैक्शन नोटिसेबल हो गया, ठीक है, इस मिनिमम डिस्टेंस को हम कहते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस, है कि नहीं? देखो क्या बोल रहा है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट सो दैट डिफ्रैक्शन बिकम सिग्निफिकेंट या नोटिसेबल। तो ये वो है मिनिमम डिस्टेंस, है कि नहीं? उसके बाद आपका यहां पर लाइट जो है, डिफ्रैक्शन जो है उसका वो नोटिसेबल हुआ है कि नहीं? तो इसे कहते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस, जिसका एक्सप्रेशन होता है a² बाय लैम्डा। इसको डिनोट करते हैं ZF से, ठीक है, और ये होता है a² बाय लैम्डा, वेयर a इज आपका स्लिट विड्थ, ठीक है, एंड लैम्डा तो जानते ही हो लाइट की वेवलेंथ। ठीक है, तो ये बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, और इसमें कुछ कहानी नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ध्यान से समझना भी पड़ेगा उसको अपन को, है कि नहीं? ठीक है, चलें देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, अपना ह्यूमन आई हो गया, ठीक है, इनकी रिजॉल्विंग पावर की बात करनी है। तो पहले समझना कि होता क्या है आपका ये रिजॉल्विंग पावर। सुनना ध्यान से, देखो रिजॉल्विंग पावर मतलब किसी को रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करने का मतलब ये कि मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट है जो बहुत करीब रखे हुए हैं, करीब, बहुत करीब रखे हुए हैं, है कि नहीं? ठीक है, अब उन दोनों ऑब्जेक्ट को, वो बहुत ही क्लोज हैं, ठीक है, अगर तुम उन दोनों ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली देख पा रहे हो, अलग अलग देख पा रहे हो, है कि नहीं, मतलब तुम्हारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे तुम अपने आई से देख रहे हो या माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, ठीक है, तुम्हारे उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर अच्छा है, ठीक है, मतलब रिजॉल्विंग पावर इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सी डिस्टेंट इमेजेस ऑफ टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट। मतलब दो ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लोज है, बहुत ही क्लोज,
लेकिन अगर तुम उसको डिस्टिंक्टली देख पा रहे हो, मतलब तुम उसको रिजॉल्व कर पा रहे हो, मतलब तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है, मतलब तुम्हारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी है कि तुम उसको अलग अलग करके देख पा रहे हो, तुम है कि नहीं? ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मान लो ये आपका एक लाइन है, ये आपका एक और लाइन है, देखो ठीक है। अगर मैं बोलूंगा ये बेसिकली दो लाइन है, कितना क्लोज है ये देखो, है कि नहीं? लेकिन अगर मान लो मेरे आई का रिजॉल्विंग पावर अच्छा नहीं हुआ, तो मुझे क्या लगेगा कि ये एक ही लाइन है, चिपके हुए हैं, मैं इनको अलग होके मतलब अलग अलग ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा, है कि नहीं? लेकिन अगर मेरी रिजॉल्विंग पावर अच्छी है मेरे ह्यूमन आई, मेरे आई की, तो मैं इसको अलग अलग देख पाऊंगा, है कि नहीं? ठीक है, तो मैंने यही कहा ये तो फिर भी बहुत अच्छा स्पेस है यहां पर, है कि नहीं? तो तुम इसको इजीली अलग अलग देख पा रहे हो, लेकिन और करीब हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप ह्यूमन आई से अपने आंखों से देख पाओ उनको अलग अलग, तो फिर मुझे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है उनको डिस्टिंक्टली देखने के लिए, है कि नहीं? ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से यहां पर। तो मैंने आपसे कहा कि रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सी डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स, वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यह होता है आपका सिंपल रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन। नाउ अगर मुझे किसी इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ टर्म्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है? सुनना ध्यान से, यहां पर एक स्टेटमेंट दिया था रेलीग ने, ठीक है, जैसे हम कहते हैं रेलीग क्राइटेरियन फॉर रिजॉल्वेबिलिटी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था स्टेटमेंट में, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखो। अकॉर्डिंग टू रेलीग, टू ऑब्जेक्ट्स विल बी जस्ट रिजॉल्व्ड इफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। मतलब इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट को हम जस्ट रिजॉल्व मानेंगे। जस्ट रिजॉल्व का मतलब जस्ट अलग अलग मानेंगे, ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे ऑब्जेक्ट के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा पे फॉल हो, ठीक है। मैंने कहा कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे ऑब्जेक्ट के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा पे फॉल हो तो हम उसको जस्ट रिजॉल्व मानेंगे, है ना, मतलब जस्ट सेपरेटेड मानेंगे इसको हम लोग, है कि नहीं? ठीक है, यहां देखो डायग्राम में, देखो ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। यहां देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट ए का ये वाला है सेंट्रल मैक्सिमा, ये वाला, है कि नहीं, और ये उसका क्या है, मिनिमा, ठीक है। अब देखो जो ऑब्जेक्ट बी है उसका ये सेंट्रल मैक्सिमा है और इसका फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ये है ना, डॉटेड वाला, देखो। तो आप बताओ ऑब्जेक्ट बी का, ठीक है, जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो ऑब्जेक्ट ए के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा पे फॉल हो रहा है, देखो, है कि नहीं? यहां पर ऑब्जर्व करना आप लोग, देखो ध्यान से, ये देखो, ये क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑफ ए, और ये क्या है, ये है सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो आप बताओ यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ बी फॉल हो रहा है ना फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑफ ए के ऊपर, एंड ऐसी वाइस वर्सा भी देखो, आप देखो इस ऑब्जेक्ट ए का जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो ऑब्जेक्ट बी के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा पे फॉल हो रहा है, देखो, है कि नहीं? ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे ऑब्जेक्ट के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा पे अगर फॉल होता है तो हम कहते हैं कि वो दो ऑब्जेक्ट जस्ट रिजॉल्व्ड हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर मान लो ये आपका है, मान लो सेंट्रल मैक्सिमा ऑब्जेक्ट ए का, ठीक है,
ये आपका है मान लो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा पे फॉल हो रहा है अगर, तो इसको तो हम और अच्छा रिजॉल्व मानेंगे, है कि नहीं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जस्ट रिजॉल्व की, ठीक है। तो जस्ट रिजॉल्व कब कहेंगे, जब एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा पे फॉल हो, है कि नहीं। यह स्टेटमेंट था रेलिक का, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दें, एक और डायग्राम आपको दिख रहा है, ये इस डायग्राम से आप वाकिफ होंगे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इसको, इंटेंसिटी वर्सेस पार्ट डिफरेंस का जो हमने देखा था ग्राफ, वहां पर ये था, ठीक है। तो यहां देखो ध्यान से, ये जो आपका है सॉलिड वाला, ये क्या है आपका, देखो सॉलिड वाला ए के लिए है और डॉटेड वाला बी के लिए है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ बनाया आप यहां पर। अब देखो ऑब्जेक्ट ए का ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा है ऑब्जेक्ट ए का, है कि नहीं। और ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा किसका है, ऑब्जेक्ट बी का। तो आप देखो ऑब्जेक्ट बी के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा पे, ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है, इस पे फॉल हुआ है कौन, आपका ऑब्जेक्ट ए का सेंट्रल मैक्सिमा। तो आप देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट ए का सेंट्रल मैक्सिमा फॉल हुआ है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट बी के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा पे। सिमिलरली यहां देखें आप, यहां देखें, यहां पर ऑब्जेक्ट बी का सेंट्रल मैक्सिमा फॉल हुआ है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट ए के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा पे, है कि नहीं। तो इस केस में हम लोग जस्ट रिजॉल्व मानते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। चलें, तो ये था आपका रेलिक क्राइटेरियन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, सॉरी रिजॉल्वेबिलिटी। अब हम बात करेंगे यहां पर सीधे आपका रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब लेकिन वो पढ़ने से पहले एक छोटा सा टर्म आपको जानना जरूरी है, दैट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। मेरी बात को सुनना ध्यान से आप लोग, यहां पर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ठीक है, सुनना ध्यान से। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, ठीक है, सुनना ध्यान से। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन वो मिनिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स जिसको वो इंस्ट्रूमेंट रिजॉल्व कर पाए, ठीक है। मैंने क्या बोला, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स सो दैट इंस्ट्रूमेंट जस्ट रिजॉल्व्ड इट, है कि नहीं। मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 1 mm है, मिनिमम डिस्टेंस, मतलब 1 mm का डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, तो वो इंस्ट्रूमेंट उसको जस्ट रिजॉल्व कर देगा। लेकिन अगर 1 से कम हुआ उनके बीच का डिस्टेंस, तो वो उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। मतलब उस इंस्ट्रूमेंट का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 1 mm हुआ ना, है कि नहीं, ठीक है। मतलब अगर 1 से ज्यादा होगा तो और अच्छे से रिजॉल्व हो जाएगा वो, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन 1 mm उसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है कि नहीं, ठीक है। ओके, अपन को यह समझ में तो आ रहा है कि व्हाट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अब जरा सोचो, जिस इंस्ट्रूमेंट का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा उसका रिजॉल्विंग पावर अच्छा होगा ना, ठीक है। कैसे, मेरी बात को सुनना ध्यान से। मान लो तुम्हारे पास दो इंस्ट्रूमेंट हैं, एक का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है 1 mm और एक का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है 0.5 mm, ठीक है। तो मेरी बात को सुनो ध्यान से, मतलब पहला इंस्ट्रूमेंट कहता है कि कम से कम दूरी 1 mm तक हो तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा, लेकिन दूसरा वाला क्या कहता है कि मेरे लिए तो मिनिमम डिस्टेंस अगर 0.5 भी हो तो भी मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। मतलब दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट ज्यादा रिजॉल्व की ताकत रखता है ना, मतलब और कम वाले सेपरेशन को भी रिजॉल्व कर रहा है वो, है कि नहीं। तो जिसके लिए मिनिमम सेपरेशन कम होगा, ठीक है, उसका रिजॉल्विंग पावर अच्छा होगा ना। मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट बोलता है कि यार बहुत कम रखो बीच का डिस्टेंस तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा उसको, मतलब उसका रिजॉल्विंग पावर अच्छा है कि नहीं, ठीक है। तो हम कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के इनवर्सली होगा ना आपका रिजॉल्विंग पावर,
किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो हम कहते हैं यहां पर कि रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1/d। ये है आपका, है कि नहीं? मतलब जिसका ज्यादा होगा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उसका कम होगा रिजॉल्विंग पावर, जिसका कम होगा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उसका ज्यादा होगा रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, तो अब सुनो ध्यान से, अब हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, ठीक है, उनका अगर रिजॉल्विंग पावर निकालना है आपको तो पहले उसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालना होगा। जो भी उसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा उसका उल्टा कर देना, मिल जाएगा उस इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ध्यान देना आप लोग यहां पर, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। माइक्रोस्कोप का जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है d, ठीक है, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस स्मॉल d है यहां पर। ठीक है, वो d किस किस पर डिपेंड करता है? ठीक है, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड है, वो डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब जिस लाइट का इस्तेमाल कर रहे हो उसका वेवलेंथ उस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, है कि नहीं? ठीक है, एंड इनवर्सली डिपेंड ऑन कोन ऑफ एंगल ऑफ रेज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट एंटरिंग द माइक्रोस्कोप, दैट इज 2θ। सुनना ध्यान से, दो ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट को आप देखोगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो आप बताओ ऑब्जेक्ट की तरफ माइक्रोस्कोप का क्या फेस करता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, उसके सामने क्या है? ऑब्जेक्ट। यहां पर दो ऑब्जेक्ट होंगे, हमें यहां पर बात करनी है सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए अभी। तो देखो ध्यान से, उस एक ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही हैं उस ऑब्जेक्टिव लेंस के पास, है कि नहीं? तो उस रेज ने जो एंगल बनाया है उसके इनवर्सली डिपेंड करेगा कौन? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो मान लो यहां पर ये एंगल, आधा एंगल कितना है? थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 2θ। तो इस 2θ पे इनवर्सली डिपेंड करेगा आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर देखें d इनवर्सली डिपेंड ऑन 2θ। ठीक है, तो d प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड d इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2θ। तो जब दोनों को कंबाइन करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, d प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाय 2θ। अब क्योंकि ये थीटा बहुत छोटा होता है तो हम थीटा को साइन थीटा भी बोल सकते हैं यार। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बोला? लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, है कि नहीं? जब यहां पर प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, वो कांस्टेंट क्या होता है? यहां पर 1 होता है। तो d की वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अगर मान लो वहां पर जो मीडियम है वो एयर के जगह कुछ और हो जाए, किसके बीच का बोल रहा हूं मीडियम? वो ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्टिव के बीच में, है कि नहीं? मतलब अभी देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, माइक्रोस्कोप का, बीच में अभी एयर है, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना होगा? d इक्वल टू लैम्डा बाय 2 साइन थीटा। लेकिन अगर मान लो बीच में कोई और मीडियम प्लेस करते हैं हम, ठीक है, जैसे वाटर हो गया या कोई और मीडियम प्लेस करोगे तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आएगा। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के इनवर्सली होता है। तो यहां पर देखो उस केस में d इक्वल टू लैम्डा बाय 2n साइन थीटा होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये होगा आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन व्हेन अदर मीडियम प्लेस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। इज इट क्लियर? फिर मैंने कहा था आपसे कि अगर आपने लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकाल लिया है तो बस उसका उल्टा ही करना होता है, मिल जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का क्या? रिजॉल्विंग पावर। तो देखो रिजॉल्विंग पावर इज 1/d, दैट इज 2n sin थीटा अपॉन लैम्डा। दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बस ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, इस पर जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आता है। ठीक है, चलें अब हम बात करेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, देखते हैं, चलें। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप जैसा कि आपको पता है कि किस काम में आता है? दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए काम आता है ये।
मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इस केस में जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा वो एंगल के टर्म्स में होता है। ठीक है भाई, माइक्रोस्कोप में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एक लेंथ था, लीनियर डिस्टेंस था, है कि नहीं, लीनियर सेपरेशन था। ठीक है, क्योंकि वो पास था ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, वो दो ऑब्जेक्ट इनको देखना है डिस्टिंक्टली, वो बहुत दूर है, तो उनके बीच का लीनियर सेपरेशन तो तुम ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो वहां पर हम बात करते हैं एंगुलर सेपरेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो होगा बेसिकली वो एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा, है कि नहीं। तो हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर टेलीस्कोप क्या होता है, इट इज द मिनिमम एंगल फॉर्म्ड बाय द टू ऑब्जेक्ट एट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप। तो ये देखो ध्यान से, ये देखो, ये आपके मान लो दो स्टार हैं, S1 S2 दो स्टार हैं। ठीक है, वो बहुत करीब में हैं, उनको मुझे डिस्टिंक्टली देखना है, अलग अलग देखना है। तो वहां से जो रेज आएंगी वो मिनिमम एंगल कितना फॉर्म करेंगी उस ऑब्जेक्टिव पर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, है कि नहीं। इससे ज्यादा अगर एंगल होगा तो वो तो और अच्छे से उसको अलग अलग देख पाएंगे, लेकिन कम से कम इतना एंगल तो होना चाहिए। ठीक है, उन दोनों से जो रेज आ रही हैं उनके बीच में कम से कम ये डी थीटा एंगल तो होना चाहिए, तभी हम इन दोनों स्टार को अलग अलग देख पाएंगे। भाई लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है कि मिनिमम कितना गैप होना चाहिए ताकि हम उसको क्लियरली देख पाएं अलग अलग। तो यहां पर हम गैप में क्या बात करेंगे, एंगल की बात करेंगे। तो दोनों स्टार से आने वाली जो रेज हैं वो मिनिमम कितना एंगल बनाए ताकि हम उसको अलग अलग देख पाएं। तो वो यहां पर क्या माना मैंने, डी थीटा माना, है कि नहीं। ठीक है, तो डी थीटा इज द आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो, ये जो डी थीटा होता है ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक जो कि ऑब्वियस है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंड ये जो आपका इनवर्सली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, कैपिटल डी के ऊपर। ये कैपिटल डी क्या होता है, इट इज अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका जो अपर्चर होगा उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल डी, है कि नहीं। तो यहां पर ध्यान दें, डी थीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाय डी। ठीक है, तो यहां पर प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है यहां पर, दैट इज 1.22, है कि नहीं। कांस्टेंट क्यों आता है बेटा, कहीं पर 1 होता है, कहीं पर कोई वैल्यू होती है, वो इसीलिए इंसर्ट होता है ताकि हम वहां पर लेफ्ट साइड और राइट साइड को मैच करा पाएं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली क्या होता है कि यार देखते हैं कि ये किस पर डिपेंड कर रही हैं, फिर जब वहां पर लिखा जाता है, देखा जाता है कि एक्सपेरिमेंटेड जो चीज आई है और जो कैलकुलेटेड है वो मैच नहीं कर रही है, तो मैच कराने के लिए कुछ कांस्टेंट इंसर्ट करना पड़ता है कि नहीं। वो यहां पर 1.22 है। पिछले वाले केस में कांस्टेंट की वैल्यू 1 थी क्योंकि ऑलरेडी वो मैच थी, है कि नहीं। ये कांस्टेंट इंसर्ट करने का तरीका होता है। ठीक है, चलो उससे अपने को इतना मतलब नहीं है, बस आप यहां ध्यान दो, डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय डी। ठीक है, ये हो गया इसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, है कि नहीं। ठीक है, चले अब देखें इसका हमें क्या करना होगा उल्टा, तो क्या मिलेगा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये देखो रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू डी अपॉन 1.22 लैम्डा। इज इट क्लियर। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। इज इट क्लियर। ठीक है, चलें तो इसको आप नोट कर लें। अब हम बात करेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, मतलब अपनी आंखों की बात करें तो उसका रिजॉल्विंग पावर देखना है, तो इसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बिल्कुल सेम होता है एज टेलीस्कोप, दैट इज 1.22 लैम्डा बाय डी। लेकिन यहां पर जो डी है वो होता है डायमीटर ऑफ प्यूपिल ऑफ आई, है कि नहीं। ठीक है, और इसी का आप उल्टा कर देंगे तो मिल जाएगा रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, मतलब कितना होगा इसका रिजॉल्विंग पावर, दैट इज डी अपॉन 1.22 लैम्डा।
है कि नहीं? ठीक है, तो ये होता है आपका रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, वैसे जो आपका रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है ह्यूमन आई का, वो होता है 1 मिनट। मिनट इज द यूनिट ऑफ एंगल ना। ठीक है, हम कहते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर ह्यूमन आई। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर अपना खत्म होता है आपका वेव ऑप्टिक्स का पार्ट 2 का क्विक रिवीजन, जिसमें हमने बात की पूरे डिफ्रैक्शन की एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, उसमें हम बात करेंगे पोलराइजेशन को लेकर के पार्ट 3 में। इज इट क्लियर? एंड बस मैं आपको इंफॉर्म करना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है मैग्नेट ब्रेन्स ने फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। मतलब जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी यहां पर फ्री ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है। ठीक है, मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स हो, ठीक है, जो कि हिंदी मीडियम में हो, उनको सजेशन दें इस चैनल के बारे में, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। एंड लास्ट में बस मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, एंड चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, एंड दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू।